हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ का स्वागत करता हूँ मैं चैनल नॉलेज बूस्टर विथ ऋषभ में। तो जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल, तो आज का टॉपिक है हमारा मोहम्मद गोरी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गोरी। तो इससे पहले आप इस चैप्टर को पढ़े, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने मेडाइवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन जाइए, मेडाइवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखिए। उसमें हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया है, जैसे राइज ऑफ इस्लाम, सोर्सेज ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद महमूद गजनवी के बारे में, अल्पतगिन सबुकद्दीन के बारे में। तो बहुत सारे वीडियो है, तो उनको आप जाके ज़रूर देखें। उसके बाद आप आएँ हमारे वीडियो पे मोहम्मद गोरी के। और जो ने ये सब देख चुका है तो उनके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो को। तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो मस्ट है, आपको करना ज़रूरी है, जिससे आपको और भी जो अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रहेंगे वो आप बिना कोई इंटरप्शन के आप देख सकोगे। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना पड़ेगा, तो बेल को भी प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गोरी। तो अब मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग एक तरह से प्रेसाइज वे में जानेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे, जिसको आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आने चाहिए उस तरह के पे हम लोग डिस्कस भी कर देंगे। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं हम लोग कि उनका बर्थ कब हुआ था। उनका बर्थ हुआ था 1149 एडी में। गोड़ एक जगह है आपको अफ़गानिस्तान में, अभी प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है। ओके, और ये गजनी और खुरासान के बीच में है एक जगह। ठीक है, छोटा सा जगह है गौड़, वहीं पे उनका जन्म हुआ था अफ़गानिस्तान में। और उनके फादर का नाम था बहाअल्दीन शाम। ठीक है, बहाअल्दीन शाम नाम था। मोहम्मद गोरी का एक और नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, और उनका डेथ हुआ है 15 मार्च 1206 धमियक में। ओके, और धमियक जो है आपको अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, तो 15 मार्च 1206 में उनका देहांत हुआ था धमियक नाम की जगह पे। तो मोहम्मद गोरी को हम लोग मानते हैं इंडिया का जो सबसे प्रसिद्ध या वास्तविक संस्थापक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो थे आपको ये मोहम्मद गोरी थे। ठीक है, और एक्चुअली में ये इनको बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इनसे पहले भी ये भी गजनी डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि गजनी के बाद आपको महमूद गजनी के बाद और जो भी राजा आए, तो गूढ़ वंश के राजा थे, ये लोग गूढ़ वंश के थे। ठीक है, तो इन्होंने ये गजनी के अंदर में आए थे, लेकिन उसका लाभ उठाना स्टार्ट कर दिया महमूद गजनवी के वंशज ने। तो इसके लिए क्या किया, गजनी की ये मोहम्मद गोरी के एक भाई थे जिनका नाम था सैफुद्दीन सूरी। उन्होंने गजनी पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के राजा को हराया। फिर उसी के अनुसार, लेकिन फिर भी वो भी मारे गए। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी के और भी छोटे छोटे भाई या और भी भाई जो थे उनके, उन्होंने हमला किया और लास्ट में गजनी को अपने अंडर कर लिया। ठीक है, और घियासुद्दीन आखिरी में ये जीतने में कामयाब हुए थे गजनी को। घियासुद्दीन नाम था उनका, और उन्होंने अपने बागडोर जो है, पूरे गजनवी की बागडोर जो है वो किसको सौंप दी, मोहम्मद गोरी को हाथों में सौंप दी। उन्होंने उनको सौंप दिया सारा जिम्मेदारी। ठीक है, और वो जो है गजनी का स्वतंत्र शासक बन गया मोहम्मद गोरी। लेकिन फिर भी अपने भाई की इज्जत के लिए, अपने भाई के सम्मान के लिए, वो जो भी सिक्कों पे नाम था वो हर एक सिक्कों पे अपने भाई का नाम खुदवाता था और उनको सर्वोच्च अधिकार मानता था। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में कि कॉजेज़ ऑफ इन्वेजन। मोहम्मद गोरी का कॉज क्या था भाई, कि क्यों उन्होंने इन्वेट किया था इंडिया पे। तो अगर हम लोग जानेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और साहसी राजकुमार थे। ठीक है, बहुत ही एम्बिशियस थे। वो चाहते थे कि अपना जहाँ तक उनका नजर आता हो वहाँ तक का राज उनका हो। तो क्योंकि गजनी ने पंजाब को जीता था, तो वो पंजाब गद्दी पे अपना अधिकार मानते थे। ये भी एक रीज़न है। तो वो चाहते थे कि वहाँ पे वो जीत हासिल करे और उनको हरा करके वहाँ भी वो रूल करे। और इसके अलावा एक और जो सब जितने भी इस्लाम इन्वेजन्स हुए हैं सब में कॉमन है कि मुस्लिम होने के कारण वो भारत में हिंदुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए
आक्रमण करना चाहते थे इंडिया पे। तो ये कुछ कॉजेज़ थे या कुछ रीजंस थे जिसके कारण मोहम्मद घोरी ने इंडिया पे इन्वेट किया या आक्रमण किया। ओके, सो अगला, अब हम लोग इन्वेजन्स के बारे में जानते हैं। हम लोग इन्वेजन्स उनके और भी हैं, तो मैंने आपको छोटे रूप से इन 3 के बारे में अभी बताया है, ठीक है। तो पहला मुल्तान और सिंध, तो मुल्तान और सिंध में उन्होंने आक्रमण किया था 1175 में। ओके, 1175 में उन्होंने आक्रमण किया था मुल्तान और सिंध पे, और प्रथम उनका फर्स्ट अटैक था मुल्तान पे, ठीक है। तो वहाँ पे मुल्तान ने इसे आराम से मुल्तान में मोहम्मद घोरी ने आराम से जीत लिया, और फिर जा कर के धीरे धीरे आगे बढ़े और सिंध को भी जीत लिया। ऑलमोस्ट 1182 में उन्होंने सिंध को भी जीत लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद सेकंड अटैक किया उन्होंने अनहिलवाड़ा में, अनहिलवाड़ा, और ये थे भीम सेकंड, वहाँ के रूलर थे भीम सेकंड, बाघेल डायनेस्टी के थे वो। कहाँ के डायनेस्टी के? बघेल डायनेस्टी था वहाँ का, और भीम द्वितीय थे वहाँ के राजा थे। और ये जगह जो है अनहिलवाड़ा जो है आपको गुजरात पड़ती है, तो गुजरात के वो राजा थे। तो ये जो है पहला जो हार उनको सामना करना पड़ा वो मोहम्मद घोरी को पड़ा भीम द्वितीय के खिलाफ। वो भीम द्वितीय जो है एक काफ़ी पराक्रमी रूलर थे, उन्हें आराम से मोहम्मद घोरी को हरा दिया। और कुछ हिस्टोरियंस का मत तो ये भी कहता है कि मोहम्मद घोरी जो थे भाग्यशाली थे कि वो पराजित सेना लेकर के सुरक्षित लौट गए अपने घोड़े, ठीक है, नहीं तो उनका अंश मात्र भी नहीं मिल पाता। कुछ कुछ हिस्टोरियन जैसे हबीबुल्ला के द्वारा कहा गया है, सर वुलजे हेग, उनके द्वारा कहा गया है कि उनके लिए ये एक अच्छा रूप या उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि इसके बाद ये अच्छे तरीक़ा से अपना हमला करने के लिए समर्थ हुए। तो अनहिलवाड़ा में भीम द्वितीय के खिलाफ उनका हार का सामना करना पड़ गया था, ठीक है। फिर पंजाब में खुसरो मलिक, अब अगली बार क्या उन्होंने सोचा कि अब इस साइड से हमला करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनको लगा गुजरात में हमला करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो सिंध और मुल्तान के मार्ग से ही आगे बढ़े और पंजाब को चुना कि पंजाब जो है वो एक अच्छा जगह होगा उनके लिए आक्रमण करने के लिए। तो 1179 के आसपास उन्होंने क्या किया, पेशावर पे हमला कर लिया, ठीक है, पेशावर पे, जो कि प्रेजेंट है पाकिस्तान पे। उस समय पेशावर जो है वो पंजाब के अंदर था, ठीक है। तो और वहाँ के राजा का नाम था खुसरो मलिक, ठीक है, मैंने दिया भी आपको नाम खुसरो मलिक, वहाँ के राजा का नाम था खुसरो मलिक। तो खुसरो मलिक जो है वो अपने आप से आगे आकर के उनसे हार मान गया और युद्ध को टाल दिया, और उनको अमूल्य भेंट भेजे, और अपने बेटे को भी हॉस्टेज के रूप में, अपने बेटे को भी बंधक के रूप में उनके पास भेज दिया। तो ये उन्होंने किया। लेकिन 1885 में पंजाब पे पुनः आक्रमण किया आपको मोहम्मद घोरी ने। तो उनको खुसरो मलिक को लगा कि मोहम्मद घोरी जो है पूरी तरह से ये पंजाब पे कब्जा करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगल बगल का लाहौर की जगह और भी अगल बगल के राजाओं का मत लिया, तो अधिकार पाने में फिर भी असफल रहे वो। और 1886 में मोहम्मद घोरी ने पंजाब पर फिर से आक्रमण किया, और इस बार उनकी मदद की थी जम्मू के शासक का नाम था राजा चंद्रदेव, जिन्होंने मोहम्मद घोरी को निमंत्रण भेजा, ठीक है, क्योंकि उनकी दुश्मनी थी खुसरो मलिक के साथ। तो उन्होंने ये निमंत्रण भेजा, और आराम से मोहम्मद घोरी का आमने सामने का युद्ध में खुसरो मलिक की हार हुई, और खुसरो मलिक को फिर कुछ बंदी बना लिया गया, और आखिरी में 1192 में उसका वध कर दिया गया, ठीक है। अब ये तो आपको कुछ इन्वेजन्स थे, कुछ अटैक्स थे आपको मोहम्मद घोरी के। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन अटैक पे, जो है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, 1191। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है कि पहला बैटल और सेकेंड बैटल कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। ये क्वेश्चंस अभी काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला बैटल तराइन का 1191 AD में हुआ था, और किससे किसके बीच हुआ था? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद घोरी हार गया था इसमें। तो ये संदेह बिल्कुल नहीं था मोहम्मद घोरी को कि पंजाब, मुल्तान और सिंध की विजय के बाद उनका रास्ता फिर भी कठिन है, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो पूरी तरह से एक संपन्न और अच्छा देश है जो राजपूत राज्य है, और आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत सारे राजपूतों का सामना करना पड़ेगा। और
इंडिया के राजपूतों का ये खासियत था कि उनको लड़ने में काफ़ी रुचि थी और युद्ध में वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करते थे, वो कभी भी हार नहीं मानते थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान भी उसी तरह, पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली और अजमेर का शासक था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया मोहम्मद गोरी ने, और एक हिस्टोरियन है फरिश्ता के अनुसार 2 लाख घोड़ों के साथ और 3,000 हाथियों के साथ एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए मोहम्मद गोरी पर चढ़ाई कर दी पृथ्वीराज चौहान ने। तो और इनका सहयोग और भी राजकुमारों ने दिया। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो ये जो लड़ाई हुई थी आपको फर्स्ट बैटल ऑफ तरैन, उसमें क्या हुआ था आपको, बहुत सारे राजकुमारों का सपोर्ट मिला था, लेकिन एक राजा थे जिनका नाम था जयचंद, जो कन्नौज के थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी पुत्री का अपहरण करके उसके साथ शादी कर ली थी, जिसके कारण उनका बहुत अपमान हुआ था। इसलिए जयचंद ने इसकी मदद नहीं की थी। लेकिन जो बोला जाए, पृथ्वीराज चौहान जो है आराम से इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वो जीत गए थे मोहम्मद गोरी के साथ। और साथ साथ मोहम्मद, अगर इसको थोड़ा देखा जाए, क्योंकि हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है, तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया जब हम लोग सोर्सेज पे आए थे मेडावल हिस्ट्री का, कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सोर्सेज हैं तो ये सब कहाँ से आते हैं आपको, ये सब आते हैं आपको बुक से। ठीक है, और बुक्स कौन सा है भाई, बुक्स वही है जो कि उनके अपने राज दरबार में जो कवि बैठते थे, जो लेखक बैठते थे, उनके द्वारा लिखा जाता था। और तो उनके जो द्वारा जो लिखा गया है वो एग्जैक्ट अपने स्वामी की थोड़ा सा बड़ाई करते हुए ही लिखा गया है। तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं मान सकते हैं हर एक चीज़ को कि हर एक पॉइंट जो है सही है। ऑलमोस्ट पॉइंट सही होता है, लेकिन हर एक पॉइंट तो सही होना संभव की बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक उसी तरह की कहानी मुझे याद आती है कि उसमें बताया गया था कि उनका राजा पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में ये लड़ाई हुई थी, लेकिन उन्होंने मत नहीं किया था उनका, और पहला लड़ाई में, लेकिन पहला लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था। लेकिन आप जानते हो बहुत ही दिलदार रहते थे ये लोग, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, उन्हें भेज दिया अपने राज्य। तो इससे वो काफ़ी गुस्सा हुए मोहम्मद गोरी, अपना उनको उनके आत्मसम्मान पे ठेस लगा, तो उन्होंने दूसरी बार फिर हमला किया और दूसरा बैटल हुआ तराइन का 1192 में, जस्ट 1 साल के बाद। गजनी पहुंचकर अपने पूरी तरीक़ा से अपने अधिकारी को, सैनिकों को तैयार किया उन्होंने, रण क्षेत्र में थे, और जो रण क्षेत्र से भाग गए थे उनको दंड भी दिया। और 1192 में उन्होंने लगभग 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ गजनी से प्रस्थान किया और तरेन के बगल में ही अपना शिविर वापस डाला। और इसमें फिर से सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 150 राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की ओर से भाग लिया, लेकिन गद्दारी किया आपको कन्नौज के राजा जयचंद ने। तो इसलिए थोड़ा सा हार भी उनका संभव हुआ। और शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दूर तक हिंदू राज जो फिर से वापस से जीत जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद ही जैसे ही आपको शाम का समय हुआ, एक अचानक से लगभग 12,000 घुड़सवार जो है मोहम्मद गोरी के साथ भीषण आक्रमण कर दिया हिंदुओं के शिविर पर। और इसी कारण क्या था, पूरी तरीक़ा से वो तहस नहस हो गया, और जो भी पृथ्वीराज चौहान के भाई वगैरह थे सब कोई मारे गए। और इसी कारण पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए और अपने हाथी से उतर गए और बचने का प्रयास भी किया, लेकिन उसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के विषय में भी आपको अलग अलग बात प्रचलित है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, जैसे मिनहाज उस सिराज के द्वारा मानना है कि पृथ्वीराज चौहान पर अधिकार कर लिया गया और उसे नर्क भेज दिया गया, उसे तुरंत मार दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा एक और हिस्टोरियन है हसन निज़ामी। ठीक है, उनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले जा करके उनका वध कर दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। ठीक है, तो उनके अनुसार ये है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया और वहाँ पे उनका वध किया गया। ठीक है, तो सब अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है, तो इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि कौन सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी जस्ट बताया ही क्या हुआ था आपको।
तो तराइन का दूसरा युद्ध जब हुआ आपको, सेकंड बैटल हुआ तराइन का आपको, तो काफ़ी बड़ा जो सेना था उनका मारा गया, राजपूतों का। काफ़ी लोग की जान गई, लेकिन पूरी तरीक़ा से कामयाब हुए आपको मोहम्मद गोरी, और उन्होंने जितने भी मंदिर थे वहाँ पे पूरी तरीक़ा से उसको तहस नहस कर दिया। जितना सोना जवाहरात हीरे सबको लूट लिया वहाँ से, दिल्ली से, और फिर आगे बढ़ गए और अपने चले गए, वो गजनी वापस लौट गए। ठीक है, इसके बाद एक और फेमस लड़ाई है आपको, मतलब कन्नौज 1194 में गोरी और जयचंद के बीच में। तो ये आपको पता ही है कि जयचंद, मैंने आपको बताया है कि जयचंद कौन थे। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे और फादर इन लॉ थे। ठीक है, तो जयचंद क्या हुए आपको, जयचंद ने गद्दारी किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, और उन्हें पृथ्वीराज चौहान के सीक्रेट बताए थे गोरी को, जिसके कारण गोरी जो है ईज़िली वो जीत पाए पृथ्वीराज चौहान पे। तो इसलिए जयचंद को लगा कि अब पूरी तरीक़ा से क्या होगा, कन्नौज और दिल्ली का पूरी तरीक़ा से जो हक होगा वो मेरे अंडर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद गोरी ने देखा कि भारत में कन्नौज का महत्व बहुत ज़्यादा है, और महत्व अच्छा भी समझा उन्होंने, और ये बहुत बड़ा विशाल प्रदेश भी था, और यहाँ का शासक बनना उनके लिए एक चुनौती हो गई। अब उन्होंने क्या किया, जयचंद पे हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में युद्ध हुई, काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन एंड में क्या हो गया, हिंदुओं का सर्वनाश हो गया। जितने भी हिंदू हैं सबको मार दिया गया, किसी पर भी दया नहीं किया गया, बच्चों और स्त्रियों तक की रक्षा नहीं की गई। ठीक है, मनुष्यों का संहार तब तक चलता रहा जब तक पृथ्वी थक न जाए। ठीक है, और इस युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में, ठीक है, कन्नौज का एक जगह है चंदवाड़ा, जो युद्ध थे वहाँ पे जयचंद की आंख में तीर लग गई और वो हाथी से गिर के उसकी मृत्यु हो गई, और यहीं पे आपको राजपूतों का पूरा साहस टूट गया और वो रणभूमि से भाग गए, और जयचंद को अपने कोष में जितना भी कोष था उसका सब लूट लिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। लगभग बनारस में 1000 मंदिरों को नष्ट किया उन्होंने, और वहाँ पे मस्जिद बनवाए। मोहम्मद गोरी ने 14,000 ऊँटों पर लाद कर बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं जो हैं वो धन गजनी ले गया। और उसके बाद ये जब लड़ाई हुई, उसके बाद उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने एक गुलाम, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वही स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक। इसके बाद हम लोग उनके बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो ये था आपको बैटल ऑफ कन्नौज, ये था आपको मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा मोहम्मद गोरी के बारे में ये भी जान लेते हैं कि उनका डेथ कैसे हो गया था आपको। ठीक है, तो 1206 में वो वापस से हम बहुत सी जगह हमला किया उन्होंने। ठीक है, अपने अगल बगल के एरियाज़ में। तो 1206 में फरवरी महीना में वो मोहम्मद गोरी जो है लाहौर पहुँचे थे। वहाँ पे तुर्कों का विद्रोह करने के लिए गजनी वापस लौटने की तैयारी की, और जब वो वापस लौट ही रहे थे तो 15 मार्च को 1206 में, ठीक है, कुछ सिया विद्रोहियों ने, सिया के जो विद्रोह थे और कुछ हिंदू ने उनकी हत्या कर दी, और सुल्तान का शव जो है गजनी ले जाकर उनकी राजधानी पे दफनाया गया। तमियक नाम का जगह था जहाँ पे उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम लोग देखें, मूल्यांकन देखें या एस्टिमेशन देखें मोहम्मद गोरी के बारे में, तो कोई संदेह नहीं है मोहम्मद गोरी जो है गजनवी की तरह ही एक महान सेनापति था, लेकिन उतना महान भी मोहम्मद गजनवी की तरह नहीं था, और भारत राजाओं के सामने उसे कई बार हारना पड़ा था। लेकिन मोहम्मद गजनवी से ज़्यादा उन्हें प्रतिभा थी राजनीतिक सुधारों पर। राजनीति उनको ज़रा अच्छा, मोहम्मद गजनवी जो थे वो सिंपल स्ट्रेट वो युद्ध करते थे, जीतते थे और लूट के लिए चले जाते थे। लेकिन मोहम्मद गोरी ने एक राजनीतिक तौर पे एक सफलता प्राप्त की, जिनके कारण, और इन्हीं को माना जाता है कि वो एक परफेक्ट संस्थापक थे, या पहले संस्थापक थे इस्लाम धर्म के, एक सही संस्थापक जिनको माना जाता है, मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ठीक है, और इनका उद्देश्य जो था वो कैप्चर करना था पूरे तरीक़ा से। उन्होंने कैप्चर किया भी बहुत सारे एरियाज़ को, और फिर बाद में जाकर अपने गुलाम जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको दे दिया गया। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की बात आएगी हमारी, तो उसमें हम लोग अच्छे से जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और हर एक के बारे में हम लोग अच्छे तरीक़े से जानेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा भाई, अगला टॉपिक हमारा रहेगा दिल्ली सल्तनत, जिसमें स्लेव डायनेस्टी रहेगा हमारा। तो अगला टॉपिक ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक
अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको अच्छा लगा हो और देखने में मज़ा आया तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon so that you can get the notification. Okay, so thank you for watching. Jai Hind.